ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सोचा आज आपसे ज़रा अपना सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आगे फिर आप लोग समझदार हैं तो यू कैन कम टू योर ओन कंक्लूजन्स। मैंने 16th कॉमन में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। इट वाज 1988। हमारे बैच में 117 लोग थे। उसमें से अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, 50 से ऊपर के करीब डॉक्टर्स थे। आई थिंक 53-54 डॉक्टर्स थे और कोई 20-25 इंजीनियर्स थे और इस तरह फिर कोई 8-10 MBAs थे और फिर फौजी अफसरान जो आते हैं फ़ौज से वो थे और ये हमारा बैच था। ऑफ कोर्स जो टिपिकल सिविल सर्विसेज के स्टेटिस्टिक्स हैं क्योंकि 8-10 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए और उस दौर में कोई यही 115-110 सीटें हुआ करती थी। डॉक्टर्स पे उस ज़माने में बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी। मुझे अभी नहीं पता कि आजकल क्या सूरत हाल है, क्या इतने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं या कुछ कमी हुई। लेकिन डॉक्टर्स पे बड़ी और इंजीनियर्स पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि जी आप पहले एक मेडिसिन की सीट ज़ाया करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते और फिर यहाँ आ जाते हैं। तो इनको लोगों की डिमांड ये होती थी कि जिनको रोका जाए सिविल सर्विसेज में जाने पे। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का कहना यह था कि जनाब हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि अगर हमने पहले इतनी मेहनत से मेडिसिन या इंजीनियरिंग की सीट ली, और यकीनन वो कोई आसान काम नहीं है। आपको वो सीट लेने के लिए भी बड़ी मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती थी। FSC में उस दौर में जब तक उस लेवल के नंबर नहीं आते थे तो आपको सीट नहीं मिलती थी। तो उनका कहना यह था कि हम जनाब कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि जी हमने इतनी मेहनत करके पहले इंजीनियरिंग और मेडिसिन में सीट्स ली, उसके बाद इतनी मेहनत करके 4-5 साल हमने पढ़ा, हाउस जॉब्स किए, एट्सेट्रा किया। तो हमारी एंड हम मेरिट पे ऊपर थे तो हमारी एक सर्टन लेजिटिमेट सोसाइटी में हमें एक पोजीशन होनी चाहिए। तो कोई तो प्रॉब्लम है ना इस जगह पे। जब हमने इतनी मेहनत करके वहां गए तो हमारी इंटेंशन तो थी कि जी हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हम उसे छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको ये देखना चाहिए कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए सोसाइटी उनको क्यों बेहतर जीने के मौके नहीं दे रही कि वो इस तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज मोर सवाल मुआशरे की तरफ है रादर देन उस यंगस्टर बच्चे की तरफ जो कि काबिल है, कंटिन्यूसली मेहनत करता है, मेरिट पे आगे आता है। तो आप उससे क्यों पूछते हैं कि जी इसको ज़बरदस्ती रोक दिया जाए? आप उस मुआशरे से क्यों नहीं पूछते कि ये इस लाइन से हट के इस लाइन में क्यों जा रहे हैं? अब ज़रा बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी ये सिविल सर्विसेज में ये आते क्यों हैं, यहाँ कौन सा ऐसा गुड़ मिल रहा है या फलाना मिल रहा है। अगेन आई थिंक दिस इज ये सवाल मुआशरे के लिए है क्योंकि ये यंगस्टर जो यहाँ पर आ रहा है उसने तो वो हालात नहीं क्रिएट किए ना जी कि जिसकी वजह से लोग यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका मुआशरा जिस भी चीज़ को वैल्यू देगा, जिस भी चीज़ को अहमियत देगा, जिस चीज़ की इज्जत होगी, आपके ब्राइटेस्ट माइंड्स उसी चीज की तरफ आएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। अब आपको अपने ब्राइटेस्ट माइंड्स को आप ब्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो ब्राइटेस्ट माइंड्स नहीं हैं, तो भाई नहीं होंगे फिर आप आ जाते, तो फिर आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? बट इन एनी केस और फिर उनमें से बहुत से लोग स्पेशली अगर वो मुल्क से बाहर हैं तो भैया कोई प्रॉब्लम तो थी ना कि जो आप बाहर आए, नहीं तो आप फिर वहीं होते इफ इट वाज सच अ ग्रेट एनवायरनमेंट। बट इन एनी केस जो इन प्रोफेशंस की तरफ आपका एग्जिस्टिंग ब्रिलियंट माइंड अट्रैक्ट हो रहा है, रादर देन ब्लेमिंग दीज पीपल वी हैव टू लुक फॉर वो रीजंस कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। इससे आगे चलते हैं। हमने एक डॉक्टर साहब से पूछा था, अपने जो कुलीग थे बलूचिस्तान से थे वो, तो उनसे मैंने पूछा था कि जनाब आप वाकई इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों आ गए? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं जब मेडिसिन की फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप का इम्तिहान होता था, वो भी एक बड़ी फ़नी स्टोरी है उस दौर की। अभी पता नहीं क्या हालात हैं। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि जी आप जब डॉक्टर बनेंगे तो आपने जाके आप कोई और नौकरी नहीं कर सकते, आपने मिनिमम 4 या 5 साल अपनी प्रोविंस में जाके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब करनी है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी प्रोविंस की सीट पे गए थे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही गवर्नमेंट की नौकरी पे बैन भी था, और ये बैन कोई 10 से 12 साल चला। सो आप डॉक्टर्स बनाते जा रहे हैं
उन डॉक्टर्स की को आप मजबूर करते हैं कि तुम सरकार के अलावा कोई नौकरी नहीं करोगे, और सरकार में आप उनको नौकरी नहीं देते। तो ये अब आप उस बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना कि जो अब 22-23 साल का है, उसने जाके मेडिसिन भी कर ली, कानून भी फॉलो कर रहा है, अब आता है नौकरी लेने, तो अब आप उसको नौकरी भी नहीं देते। और फिर अगर वो जाके प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, नहीं तो वो और क्या करे, तो फिर एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है कि तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तुम्हें किसी वक्त पकड़ा भी जा सकता है। दिस मिसमैनेजमेंट या दिस होल स्ट्रक्चर, इसके लिए आप इस शख्स को ब्लेम नहीं कर सकते। कहता बहरहाल जी, मैं आई वॉज अमंग्स द लकी वंस कि जिसमें उसको नौकरी मिल गई। कहता मुझे एक रिमोट, बलूचिस्तान बड़ा रिमोट सा, वो रिमोट सा एक विलेज था, कहता जी वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं बस चला गया। एक छोटा सा घर था डॉक्टर का, उसमें बैठा होता था, और कहता एक बस चलती थी हर रोज़ जो कि क्वेटा जाया करती थी, और उस बस में यह था कि कहता है टोटल बकरियां भी पीछे होती थी और इंसान भी होते थे, और जैसे है। तो कहता है कि उसमें जो सबसे कंफर्टेबल सीट थी वो ज़ाहिर है वो अगली सीट थी कि ड्राइवर के साथ आगे एक सीट है। कहता है लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी होती थी। कहता जी मैंने उसके लिए बुकिंग करवाई, और कहते 8-10 रुपये उसके साथ किराया भी ज़्यादा होता था, कहता वो दे दिया। तो 3 दिन बाद मैं कोयटा जाना था, कहता मैं बस में बैठ गया। कहते बस में बैठे थे, कोई आधा घंटा गए होंगे, तो कहता है गाड़ी ने हमें रोक लिया, लेडीज़ वाले थे, और उन्होंने आए घुसे बीच में गाड़ी के, और उन्होंने कहता है मुझे कहते ओए तुम उठो जाके पीछे बैठो। कहता है मैंने कहा मैंने सीट बुक करवाई भी है, मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं क्यों पीछे जाके बैठूँ, मैंने ऑलरेडी मैं इसके किराया दिया मैं चले। और हमारे नायब तहसीलदार है कि कौन है कि वो जाएंगे। अब क्या करता बेचारा, कहता मैं पीछे जाके बैठ गया। कहता लेकिन उस मोमेंट पे मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं ये नायब तहसीलदार है, ये जो भी है, अब मैं इसका बॉस बन के आऊँगा। कहने का मतलब फिर वही है कि देखिए सिविल सर्विसेज भी उसी तरह प्रोफेशन है, इसमें भी उसी तरह लोग आते हैं जैसी बाकी जगहों में आते हैं। आप ये तय नहीं कर सकते, और वो वाली बात है ना कि जी वो पहला पत्थर फेंकेगा जिसने खुद ये गुनाह ना किया हो। तो बात यह है कि आप जब किसी प्रोफेशन में जाते हैं या आप अपने लिए कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो क्या आपको उसकी सैलरीज, उसके बेनिफिट्स देख के, अपनी काबिलियत मेरिट देख के आप बेहतरीन फैसला नहीं करते अपने लिए? तो अगर आप अपने लिए बेहतरीन फैसला करते हैं तो दूसरे को भी अपने लिए बेहतरीन फैसला करने का हक है। उसने वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं की, वो उस इन्वायरमेंट का हिस्सा है जैसे आप हैं। लेट्स मूव ऑन। सम ऑफ द लाइटर साइड्स, आई थिंक कि सिविल सर्विसेज एकेडमी बेहतरीन जगह है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि आई हैव नॉट इंजॉयड इतना मेंटल स्टिमुलेशन जितनी सिविल सर्विसेज एकेडमी में होती है। उस वक्त तो होती थी, अब पता नहीं है। और हम एक अजीब से टाइम पे भी थे, बिकॉज जनरल ज़ा का माशाल्लाह अब ये भी ख़त्म हुआ था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ रही थी। पाकिस्तान में एक अजीब सी एनर्जी थी कि जिस हम फाइनली शायद मार्शल लॉज से निकल गए। तो हमारा बैच बड़ा एक्साइटेड था। मेरे बैच में बड़े अच्छे बड़े बड़े नाम हैं जो आज आप उनको अच्छी तरह जानते भी हैं। वाजिद ज़ा साहब थे जो FIA में, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। आयशा सिद्दीक़ा साहब जो बहुत अच्छी राइटर हैं और बहुत मशहूर हैं, वो मेरी बैचमेट हैं। जस्टिस अतर मनीला साहब, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये सारे हमारे बैचमेट्स हैं। इट वॉज़ अ ग्रेट फन टाइम, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो मुताले पाकिस्तान को भी शायद अच्छी तरह समझते थे, कंपेयर करके आते थे फ़र्क सूबों से, उनको आपने एक जगह में डाल दिया। वो यहाँ पर वो रूममेट्स भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, वो एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते भी हैं, और हर किस्म की बात वहाँ पे सिविल सर्विसेज एकेडमी में उस वक्त इजाज़त थी। और जितना आप उस एकेडमी से सीख रहे हैं, उतना ही आप एक दूसरे से सीख रहे हैं, बिकॉज ये वाकई ही एक बड़ा ब्रिलियंट किस्म का ग्रुप होता था, और लर्निंग के ट्रेमेंडस मौके होते थे। तो जितने आपके दिमाग में आपके फिक्स्ड सर्किट बने होते हैं ना कि नहीं नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है और ये ऐसे है, जब अगले बंदे के साथ आप बैठ के उसका पॉइंट ऑफ व्यू वाकई ही सुनते हैं, तो फिर आपका यकीनन सबका होराइजन ब्रॉडन होता है। एंड
वी वर अ ग्रुप के हमने अपनी जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो हमने उसमें जो हमारी चीफ गेस्ट साहिबा थी वो हमने अदाकारा नीली साहिबा को बुलाया था। इस पर बड़ी खप थी कि जी ये देखें किस किस्म का बैच है, लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को बुलाते हैं, पता नहीं किस किस को बुलाते हैं, ये बैच ने नीली को बुलाया because we were very fond of Neeli. And so let me tell you this. We had a club. उस वक्त नीली साहिबा जो थी, she was very famous. And we had a club and it was called the Neeli Club in Civil Services Academy. और इसके एक प्रेसिडेंट थे, इसके एक जनरल सेक्रेटरी थे, हमने उसके पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अभी मैं उसको आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर साहब मेरे बैचमेट नाराज होंगे और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो उनका ये काम था कि शहर में जहां नीली साहिबा की फिल्म लगी होती थी उसका पोस्टर उतार के ले आते होते थे और हमारे नोटिस बोर्ड पे वो बड़ा पोस्टर एक लगा होता था नीली साहिबा का, और ये होता था कि जी वीकेंड पे ये फिल्म देखने जाएगी। और हम वो पूरा एज अ ग्रुप निकलते होते थे। तो अब आप सोचे ना कि जी कोई एक 70-80-90 बंदा हो और तो वो 5-5 भी एक गाड़ी में डालें तो आप देखें कितनी गाड़ियाँ होती हैं। ये सारी गाड़ियाँ हम एक सिनेमा पे जाती थी, वहाँ से हम टिकट लेते थे और ये पूरा एक 90 बंदे घुस के नीली की फिल्म देखते होते थे। और मतलब ये वीकेंड पे हमारा ये काम था। एक ज़ाहिर बड़े शैतान लोग भी थे। तो एक दिन एक साहब सिनेमास के बाहर गंडेरियाँ ज़ाहिर बिक्री हुआ करती थी। तो हम एक कोई साहब थे, उन्होंने कोई 1-2 किलो गंडेरियाँ खरीद ली और वो उन्होंने पकड़ी हुई थी और बैठ के गंडेरियाँ खा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। अब वो अंधेरा हो जाता है सिनेमा में और लाहौर है, बीच में पता नहीं इनको क्या ख्याल आया, तो इन्होंने क्या किया है कि गंडेरी उठा के तो आगे कहीं मार दिया ब्रिजिंग करके। वो आगे किसी को लगी होगी बेचारे को, अंधेरे में गंडेरी है, क्या समझ आती है कि किसने गंडेरी मारी है। आगे से जो लाहौर के आपको पता है कि कोई गालियों की वो आई एंड सडनली दिस बिकेम ग्रेट फन कि हे। तो यहाँ से गंडेरियाँ उड़ के जा रही थी अगली सीटों पे, अगली सीटों से गंडेरियाँ वापस आ रही होती थी, कोई पता नहीं किसको क्या लग रहा है फटाक करके। और एक अजीब मतलब फिल्म से ज़्यादा ये फन होता था। तो ये उसके बाद हमारी रूटीन बन गई। हमने कहा यार ये तो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया। तो उसके बाद जब हम जाते होते थे सिनेमा पे तो पहले तो बाहर से हर शख्स 2-2 किलो गंडेरियाँ खरीदता था। तो आप सोचें कि अगर 90 बंदे के पास 2 किलो गंडेरी है तो 180 किलो गंडेरियाँ तो ये हो गई। और उसके बाद जब सिनेमा शुरू होता था और फिर जब फिल्म शुरू हो जाती थी और फिर लोग सीटियाँ बजाते थे तो फिर एक गंडेरी मैच शुरू होता था। बट इन एनी केस सो दिस वाज द गुड ओल्ड डेज। We were young and young people do have fun and I think they are entitled to their छोटी मोटी शरारतें। एंड सो वी डिसाइडेड कि जनाब हमारी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी उसमें हमारी चीफ गेस्ट साहिबा नीली साहिबा होंगी। एंड देन वी वेंट ओवर एंड हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे नीली क्लब के वो गए और 2 हज़रात, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की मैडम से कि जी वी वुड लाइक यू टू बी द चीफ गेस्ट एंड शी ग्रेशियसली अग्रीड। एंड फिर मैडम आई और वी वर वेरी हैप्पी टू सी हर एंड वी वर ऑनर्ड टू हैव हर। एंड सो ये एक ऐसी एनेक्डोट मैंने कहा आपको सुना दूं। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल साइड। जब हम सर्विस में आते हैं, मैं अल्टीमेटली कस्टम्स में आया और मेरे बैचमेट्स थे। 1-2 लोगों का आपको बताऊं जिनके साथ फिर बाद में मेरे बहुत अरसा, क्योंकि एक साथ फिर हम चलते रहे काफ़ी अरसे, तो बहुत रिलेशनशिप्स मज़ीद डेवलप हुई। मेरे बैचमेट थे डॉक्टर एजाज मुनीर, DMG में थे, और कलीम इमाम साहब पुलिस में थे। तो फिर लईक मेमन DMG में थे। तो हम जब क्वेटा आए हैं तो डॉक्टर साहब मच में लग गए, लईक कोयटा में लग गया, मैजिस्ट्रेट था, डॉक्टर साहब SDM बन गए, और इस तरह हम सब हो गए। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अब जिंदगी का है, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। वो उस पे भी हमें ज़रा, हमने तो वो क्रिएट नहीं किया। जो लड़का आज सिविल सर्विसेज में आ रहा है तो फ्रेश आ रहा है। मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो काम मुझे दिया गया था कि जी मैंने एंटी स्मगलिंग करनी है, और मैं बड़ा कीन था, मैंने करनी है एंटी स्मगलिंग। ठीक है, थोड़ा सा फौजी टाइप भी था, थोड़ा सा
लोगों को लेके, मतलब ये काम एंजॉय करता था। तो अपना मार तोड़ के वायरलेस की कोई पैसे नहीं आपको देता, मतलब आपके पास ना पेट्रोल का बजट होता है, ना डीजल का बजट होता है, ना गाड़ियों की रिपेयर का बजट होता है, ना गाड़ियाँ सफिशेंट होती हैं, ना आपके पास इक्विपमेंट सफिशेंट होती है, ना आपके लोग ट्रेंड होते हैं। सिफारिशों पे अक्सर भर्तियां हुई होती हैं पीछे थ्रू आउट, और जो शख्स सिफारिश पे भर्ती होता है वो ज़ाहिर है वो महकमे को उतना लॉयल नहीं होता, वो उससे ज़्यादा लॉयल होता है जिसकी वो सिफारिश पे आया होता। तो कहने का मतलब ये है कि काम करना कोई आसान नहीं है वहाँ पे। ये इस तरह है सिविल सर्विसेज की हर जॉब के आपके हाथ पांव बांध के आपको बगैर किसी रिसोर्सेज के छोड़ दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत बड़ी तोप चलाएंगे कोई, एंड एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू। उस पर सितम जरीफी ये है जो कि मैं अक्सर कहता होता था, मैं जिस भी मीटिंग में बैठा हूं किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी अपने सुपीरियर के साथ, कि साहब रिसोर्सेज तो हमें दें, आपने मुझे एक काम करने के लिए दिया है तो मुझे कम से कम उस वो काम करने का साजो सामान तो दें ताकि मैं वो काम कर पाऊं। और इस पे जो जवाब मैंने हमेशा सुना है लोगों से, बड़े बड़े समझदार लोगों से, मिनिस्टर्स से, वो जवाब ये होता था कि यार आशीष साहब अब कस्टम वालों को गाड़ियां हम देंगे। यार ये तो आप क्या बातें कर रहे हो, ये रिसोर्सेज अब आपको कस्टम वालों को हम रिसोर्सेज देंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। आप क्लियरली मुझे कह ये रहे हैं कि अगर हमें गाड़ियां और चाहिए तो हम गाड़ियां और ले लें, जहां से भी लेते हैं लें। अगर हमें रिसोर्सेज जिस किस्म की भी चाहिए, अगर पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो हम जनरेट करें, अपने अख्पल बंदोबस्त पे जनरेट करें। और फिर आप टर्न अराउंड होके ये भी कहते हैं कि यार आप लोग बड़े हरामखोर हैं, कस्टम वाले और फलाने हैं और धमाके हैं। आप चाहते क्या थे? आप हमें हरामखोर बनाना चाह रहे थे ना, यही आप चाह रहे थे ना। और फिर आप हमें ब्लेम भी करने आ जाते हो। आपको डॉक्टर साहब का किस्सा सुनाता हूँ, पता नहीं डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, लेकिन मतलब डॉक्टर साहब को जब मच पोस्ट किया गया तो मैं ज़ाहिर बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे। मैं एक दो बार डॉक्टर साहब की तरफ गया तो उनका जब मैंने ऑफिस देखा तो उसमें चूना भी नहीं हुआ था, मतलब बड़ी पैथेटिक सी कंडीशन थी जहाँ पे वो कोर्ट लगती है मैजिस्ट्रेट की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई थोड़ा सा इसको कुछ सफ़ेदी करा लें, मतलब बहुत ही भूत बंगला सा बनी हुई है ये जगह। वो कहते हैं यार क्या करूं, कागज़ों में मैं 3 दफ़ा सफ़ेदी करवा चुका हूँ इस जगह की। क्या मतलब कागज़ों में सफ़ेदी करवा चुका? कहते हैं यार वो चीफ मिनिस्टर साहब होते थे उस वक्त, उनको आगे उस एरिया में आगे रहते थे। मैं आप खुद ही फिगर आउट करते रहे, मैं क्यों नामों में लोगों की जाऊं, क्योंकि मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब वीकेंड पे अपने घर जाया करते थे, और चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है वो गाड़ियों पे जब अपने घर जा रहे होते थे तो वो एक पूरा कारवान होता था उनके साथ, मतलब 150 बंदा चीफ मिनिस्टर कल्ला तो चलता नहीं। तो कहते हैं यार हर हफ्ते होम डिपार्टमेंट से ऊपर से या जो भी हमारे वो है कमिश्नर साहब की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी वो सीएम साहब आएंगे तो उनके लिए खाना 100 बंदों का तैयार रखें आप लोग। कहता है वो सीएम साहब ने पता नहीं गुजरना भी है, कभी रुकते भी हैं कभी नहीं रुकते, वो कभी शाम के 5 बजे आते हैं, कभी वो दोपहर के 12 बजे आ जाते हैं, लेकिन हमें तो पहले से ऑर्डर होता है कि जी उन्होंने इस दिन आ रहे हैं, आपने खाने की अरेंजमेंट रखनी है। कहते हैं अब 100 बंदों का एक पुरतहयुश खाना जो है वो हम बना के रखते हैं, वो खाएं ना खाएं हमने बनाना। कहता है अब ज़ाहिर मुझे किसी ने बजट तो दिया नहीं है इसका, मैं जिससे मांगता हूं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर का खाना कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि यार ये आप तहसीलदार से पूछ लें, उसको पता होगा ये कैसे होता है, बस आप उसकी जिम्मेदारी लगा दें, वो कर लेंगे। अब ये हम बताएंगे कि जी चीफ मिनिस्टर का कैसे खाना दिया जाता है। तो कहता है वो 3-4 खाने हुए तो उसके बाद एक मेरे पास बिल आया कि वो पता नहीं कौन सी गाड़ियों की ये रिपेयर थी हो गई है और ये जो है ये इसके बिल है, आप साइन कर दें। कहता है मैं गाड़ी की तो रिपेयर ही कोई नहीं हुई है। उसने कहा साहब वो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे खाने तो इतना बिल तो आया।